सुप्रभातम। मैं डॉक्टर मेघश्री गिरीश देशमुख, शुश्रूषा हॉस्पिटल एक्सचेंज टेस्ट बेबी सेंटर नांदेड़ चिखलवाड़ी कॉर्नर से बात कर रही हूँ। मैं सभी महिलाओं को 8 मार्च महिला दिन के प्रत्यर्थ सभी को शुभकामना देती हूँ और सभी की इच्छा सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी फिजिकली और मेंटली फिट रहे और सभी का HB 12 ग्राम के ऊपर है, एज हमारे फॉक्सी ने बोला हुआ है। तो फॉक्सी ये हमारी गायनेक एसोसिएशन की बॉडी है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा इनफर्टिलिटी या बांझपन या वंध्यत्व के बारे में बताना चाहती हूँ, जो हमारे हॉस्पिटल में हम कर रहे हैं। ये एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है, यानी लोगों में जन जागृति होनी चाहिए कि वंध्यत्व क्या है, इसी के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। सर्वप्रथम ये कहना चाहती हूँ कि जो पेशेंट्स यानी जो दाम्पत्य, जो स्त्री और पुरुष 1 साल से साथ में रह रहे हो और उनको बच्चा नहीं हो रहा हो, और ऐसे केसेस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पहले तो ब्लड टेस्ट कराना चाहिए दोनों के, फिर सोनोग्राफी करना चाहिए वाइफ का, और हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ये मस्ट है, यानी वीर्य जांच ये मस्ट है। ये करने के बाद ही अपने को फिर फॉलिकुलर स्टडी और IUI ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। तो ये फॉलिकुलर स्टडी IUI क्या है? फॉलिकुलर स्टडी है हम जो पेशेंट्स का सब इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, तो ऐसे पेशेंट में MC के सेकेंड डे से हम इनको टैबलेट्स देते हैं अंडे बढ़ाने के लिए, कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं अंडे बढ़ाने के लिए, और फिर बीज गिरने का इंजेक्शन दिया जाता है और उन्हीं के हस्बैंड के शुक्राणु थैली के अंदर छोड़े जाते हैं, जिससे कि उनकी जल्दी प्रेगनेंसी रहे, जिसमें कि 12 to 20% प्रेगनेंसी आ सकते हैं। इसको IUI बोला जाता है। IUI ने इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, थैली में धोया हुआ वीर्य डालना, जिसमें कि पावरफुल शुक्राणु डाले जाते हैं। तो इसमें 12 से 20% प्रेगनेंसी आती है। तो ये हम 2 से 3 साइकिल ट्राई करते हैं। अगर 3 महीने हमने करने के बावजूद भी हमको अगर प्रेगनेंसी नहीं मिली, तो ऐसे केसेस में हम IVF या ICSI करते हैं। तो IVF कौन से पेशेंट्स के लिए या टेस्ट ट्यूब बेबी कौन से पेशेंट्स के लिए? जो पेशेंट्स के 3 बार IUI हो चुके हैं, जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर है, लेट शादी हुई है, और जिनके महिवारी महीना नहीं आती है, और जिन्होंने ऑलरेडी नॉर्मल ट्रीटमेंट 3-4 महीने ले चुके हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है ऐसे पेशेंट्स में, और जिनके हस्बैंड में शुक्राणु एकदम कम है या मरे हुए शुक्राणु है या बिल्कुल 0 शुक्राणु है, ऐसे पेशेंट्स में हम बिल्कुल IVF या ICSI करते हैं। तो IVF यानी क्या? IVF जिसको अंग्रेजी में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोला जाता है। तो इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें हम क्या करते हैं, या ICSI में क्या करते हैं? पहली प्रक्रिया सरीकी रहती है। औरत के ब्लड टेस्ट करने के बाद उसको 10-12 दिन हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो हमारा हेतु क्या रहता है इंजेक्शन देने का, कि हमको 6 से 7 इनके बीज मिले। तो अगर बीज नंबर 1 या नंबर 2 क्वालिटी के मिले, तो उस पर हम उनके हस्बैंड के शुक्राणु छोड़ देते हैं। पर IVF के लिए हमको शुक्राणु कम से कम 10 लाख के ऊपर होना चाहिए, तो हमको उसमें प्रेगनेंसी मिल सकती है, और वो भी जिंदा भागने वाले अच्छे शुक्राणु होने चाहिए। तो हम वो छोड़ देते हैं। एक बीज पे हम 50,000 शुक्राणु छोड़ते हैं और वो इंक्यूबेटर में डाल के रखते हैं। 3 दिन के बाद हमको मालूम होते हैं उसके कितने बच्चे तैयार हुए। अगर अपने 6 बीज है तो उसमें 4 भी बच्चे तैयार हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं या नील भी। ये स्पर्म और oocyte की क्वालिटी पे है। एक बार होने के बाद फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफर है, फिर थैली में वो बच्चे हम 1 या 2 बच्चे डाल देते हैं, जिसमें कि अपने को 15 दिन में मालूम होता है प्रेगनेंसी है या नहीं। पर इसका ओवरऑल वर्ल्ड जो हमारी किताब कहती है, साइंस बताता है 20 to 25% रिजल्ट है, मैक्सिमम 30% रिजल्ट है। तो यानी एक बार IVF किया और फेल हो गया तो निराश मत होइएगा। 3 बार तो अपने को करना ही पड़ता है। हर एक पेशेंट में नहीं, पर कुछ पेशेंट में फर्स्ट टाइम आता है, कुछ पेशेंट में 3rd टाइम भी आ सकता है। अगर 3 बार IVF करने के बाद भी अपने को प्रेगनेंसी नहीं आई, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर उनमें स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म्स 0 है हस्बैंड में, तो ऐसे केस में, या मरे हुए स्पर्म्स है, तो ऐसे केस में हम टेस्टिस या पुरुष के अंडाकोश में से स्पर्म्स निकालते हैं बेहोश करके, और उसमें देखते हैं कुछ जिंदा शुक्राणु मिल रहे हैं क्या। फिर ऐसे केसेस में हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है, जो एक बड़ी मशीन है 25 लाख की, जिसमें कि हम एक बीज में 1 शुक्राणु डालते हैं। अच्छे भागने वाले पावर वाले नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल शुक्राणु डाले जाते हैं ICSI में। इसके ऊपर का IMSI है, जिसमें कि 6000 गुना हमको बड़ा दिखता है स्पर्म, और उसकी एबनॉर्मलिटी हमको मालूम हो जाती है। वो अभी हम हमारे शुश्रूषा हॉस्पिटल में बिठा रहे हैं, जिसके कारण कि हमको प्रेगनेंसी में रिजल्ट्स ज़्यादा आते हैं। तो ये 40 to 45% प्रेगनेंसी देता है ICSI। पर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 2-3 बार अपने को ट्राई करना पड़ सकता है, कभी कभी
फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है, कभी कभी 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी फेल हो सकता है। तो इसमें भिन्न कारण रहते हैं, जैसे रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर, बार बार डालने के बाद भी बच्चा नहीं टिक रहा है, तो ऐसे केस में एक तो गद्दी नहीं बढ़ना, या गद्दी में ब्लड सप्लाई हरदम के लिए बंद हो जाना, या बीज की क्वालिटी खराब होना, या शुक्राणु की क्वालिटी खराब होना, ऐसे केसेस में फिर हम डोनर oocyte प्रोग्राम कर सकते हैं या डोनर स्पर्म प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें कि हम ब्लड टेस्टेड oocyte डोनर यानी बीज दान करने वाली स्त्रियों को लेते हैं और उनके सशक्त बीज लिए जाते हैं, उनमें उनके हस्बैंड के शुक्राणु डाल के बच्चा बनाया जाता है। या हस्बैंड में शुक्राणु नहीं रहे या टेस्टिस से, जिसमें कि टीसा इक्सी बोलते हैं, नहीं मिला, तो ऐसे केसेस में फिर हम स्पर्म्स डोनर से लेते हैं, स्पर्म बैंक से लेते हैं, जो कि पूरे टेस्ट आईसीएमआर गाइडलाइन के तहत oocyte और स्पर्म्स डोनेशन का डोनर्स का पूरा ब्लड टेस्ट किया जाता है और फिर ही ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारा सेंटर आईसीएमआर रिकग्नाइज्ड है, तो हम ये पूरे उनके ब्लड टेस्ट के उनके नॉर्म्स फॉलो करके ही करते हैं। फिर इसमें एम्ब्रियो डाले जाते हैं। ये डालने के बाद अपने को 40 to 45 प्रेगनेंसी इक्सी में आती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये भी बोलना चाहते हैं कि कुछ पोस्टमेनोपॉजल पेशेंट रहते हैं, जैसे 50 साल के अंदर किसी को रजोनिवृत्ति यानी एमसी बंद हो जाती है, तो उसके अनेक कारण हैं। एक तो नैसर्गिक रीत्या एमसी बंद होना, जिसको मेनोपॉज बोला जाता है, नेचुरल मेनोपॉज, या कोई पेशेंट्स में टीबी के कारण या बहुत बार इन्फेक्शन के कारण और रिपीटेड अबॉर्शन के कारण अंदर जाले तैयार हो जाते हैं और फिर ऐसे केसेस में एमसी नहीं आती है। फिर ये पेशेंट्स को हम पोस्ट मेनोपॉजल प्रेगनेंसी कहते हैं, या जिनको अबॉर्शन होने के बाद या जाले हो जाते हैं या इन्फेक्शन के जाले होते हैं, ऐसे केसेस में हम ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें कि हम थैली में दूरबीन डाल के इनके जाले निकाले जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि लैटरल मेट्रोप्लास्टी और एडिजिनोलाइसिस। ये एक रिसेप्टोस्कोप और ऑफिस सिटिंग में भी किया जाता है। रूटीनली हम यहाँ ऑफिस हिस्ट्रोस्कोपी, एम्बुलेटरी हिस्ट्रोस्कोपी और ऑपरेटिव हिस्ट्रोस्कोपी भी कर रहे हैं, जिसमें कि थैली बड़ी करी जाती है और जाले निकाले जाते हैं, कोम निकाले जाते हैं और थैली में का पानी कल्चर के लिए यानी पीप के जंतु के टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। और वही टाइम हम टीबी के लिए भी दिया जाता है कि इन पेशेंट्स को क्यों एमसी नहीं आ रही है, इन्फेक्शन के कारण या टीबी के कारण या रिपीटेड अबॉर्शंस के कारण, ये मालूम होना चाहिए। उसमें अपने को ये भी मालूम हो जाता है कि थैली में कुछ आकार बदलाव है क्या। तो ऐसे केसेस में हम लैप्रोहिस्ट्रोस्कोपी भी करते हैं, जैसे पेट में थैली में दूरबीन डालना, जो हम यहाँ एडवांस हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं शुश्रूषा हॉस्पिटल में, जिसमें कि अपने को प्रेगनेंसी में बहुत मदद मिलती है और पूरी ट्रीटमेंट में ही मदद मिलती है। फिर ये इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले ब्लड टेस्ट, हस्बैंड का टेस्ट और हस्बैंड का जेनेटिक एनालिसिस भी किया जाता है। अगर उनके स्पर्म काउंट 5 मिलियन के नीचे रहा या उनमें 0 स्पर्म रहे तो कैरियोटाइपिंग करके टेस्ट किया जाता है और फिर उनके बच्चे बनाए जाते हैं और फिर ही उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। और कुछ पेशेंट्स में अगर कोई आजकल लड़कियां जैसे जॉब्स कर रही है, उनको जल्दी बच्चा नहीं होना है, तो ऐसे केसेस में हम उनके बीज निकाल के फ्रीज करते हैं, जिसको oocyte फ्रीजिंग या सोशल फ्रीजिंग बोला जाता है। या कुछ पेशेंट में कैंसर की संभावना है, तो ऐसे केसेस में अनमेरिड स्थिति में भी हम एग्स निकाल के फ्रीज करते हैं, जिसको कि फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। या कोई पेशेंट्स में ऐसा है कि स्पर्म मिलते ही नहीं हस्बैंड में, तो ऐसे केसेस में हम फिर उनके बीज फ्रीज करके रखते हैं और आगे चल के फिर उनका एक्सिट किया जा सकता है। तो oocyte फ्रीजिंग भी हम हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो अभी सभी चीज़ें हम आईसीएमआर गाइडलाइन के तहत ही कर रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम लोगों तक आईवीएफ, इक्सी और जिनकी रजोनिवृत्ति हुई और जिनमें शुक्राणु नहीं है, ऐसे पेशेंट ने लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए मैं ये आपको जानकारी दे रही हूँ। ये पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि पब्लिक तक मालूम होना कि ये, और महिलाओं में जो एक बांझ होने के कारण जो एक दाग या धब्बा लग जाता है, बहुत महिलाओं को सहना पड़ता है, 15% महिलाओं को ये सहना पड़ता है। तो ये महिलाओं में से निकल जाए और उनको इसकी मदद हो, इसीलिए मैं आपको ये जो भी क्लिप जारी करी हूँ और इसका मैक्सिमम लोगों ने इसकी जानकारी लेना चाहिए, इसीलिए मैं महिला दिन के कारण ये जारी कर रही हूँ। धन्यवाद।